नमस्कार। इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। अभी हम राष्ट्रीय आय से संबंधित संकल्पनाओं को पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर यानी कि कल हमने जो संकल्पनाएं पढ़ी थी पिछले लेक्चर में हमने कल पहला पढ़ा था मूल्यह्रास। यानी डिप्रिसिएशन। फिर दूसरा हमने जो पढ़ा था कल वो हमने पढ़ा था NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से अर्जित निवल कारक आय। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो था NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि निवल अप्रत्यक्ष कर। हमने इसके साथ यह भी पढ़ा था कि जो मूल्यह्रास है वो मूल्यह्रास ग्रॉस और नेट इनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। फिर जो NFIA है वो डोमेस्टिक और नेशनल, यानी कि घरेलू और राष्ट्रीय के बीच में संबंध स्थापित करता है। फिर उसके बाद जो NIT है, निवल अप्रत्यक्ष कर है, यह बाजार मूल्य और फैक्टर कॉस्ट के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो हमने ये तीनों संकल्पनाएं कल पढ़ ली थी। ग्रॉस और निवल क्या होता है, डोमेस्टिक और नेशनल क्या है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है ये क्या है, ये सारी चीजें हमने कल समझ ली थी। ठीक है, आज जो चीजें हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अगले चरण में जो हम पहली चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि उत्पादन के साधन। ठीक है, और दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन GDP एंड GNP। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, अब GDP को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना जरूरी है। पहली चीज यह है कि मध्यवर्ती वस्तुएं या सेवाएं क्या हैं, और दूसरी चीज क्या है कि घरेलू क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप GDP की परिभाषा को देखिए। GDP की परिभाषा क्या कह रही है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि घरेलू क्षेत्र ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में
एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब यहां पर दो टर्म्स यूज हुए हैं, एक तो फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, और दूसरा है डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि घरेलू क्षेत्र। ठीक है, तो हमें जीडीपी को समझने के क्रम में इन दोनों चीजों को भी समझना है। और जीएनपी के लिए हमें क्या समझना है? जीएनपी के लिए हमें समझना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन आज जब हम जीएनपी की परिभाषा पढ़ेंगे तो इसको और ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, उत्पादन के कौन कौन से कारक हैं, उनके बारे में हम पहले जानते हैं। तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं। ठीक है, पहला साधन है लैंड, फिर दूसरा साधन है लेबर, फिर तीसरा है कैपिटल, और चौथा है इंटरप्रेन्योरशिप। इन्हीं 4 साधनों से, इन्हीं 4 कारकों से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। किसी वस्तु में वैल्यू एडिशन करना हो, मूल्यवर्धन करना हो, या किसी भी वस्तु का उत्पादन करना हो, इन्हीं 4 कारकों या इन्हीं 4 साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। और इनमें जो लागत लगती है उस लागत को ही जोड़कर हम साधन लागत काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे इस पेन को बनाने में, इस माइक को बनाने में, इस बोर्ड को बनाने में, सभी चीजों को बनाने में सिर्फ यही 4 चीजें लगती हैं। सबसे पहले लैंड क्या होता है कि वो जगह, वो प्लेस या वो स्थान जहां पर फैक्ट्री स्टैब्लिश है, ठीक है, वो हमारा लैंड है। और लैंड की जो लागत क्या होती है? लैंड की लागत होती है रेंट। जब आप कहीं पर फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हो तो वहां पर आपको जो है ना रेंट के रूप में लागत को भुगतना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है लेबर। लेबर यानी कि जो वहां पर मैन पावर इस्तेमाल हो रही है, और लेबर के अगेंस्ट में क्या लागत लगी होती है? जो उसका वेज है, उसका मेहनताना है। फिर उसके बाद कैपिटल। कैपिटल का अर्थ यहां पर पूंजी नहीं है। पूंजी का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं होता। पूंजी का अर्थ होता है कि जो भी चीज आय का सृजन करे वो पूंजी है। अगर किसी के पास अपनी गाड़ी है और वो गाड़ी से अपनी आय सृजित करता है, वो उसको किराए पर चलाता है, तो वो गाड़ी उसके लिए पूंजी है। अगर किसी के पास घर है और उस घर को किराए पर देकर वो अपनी आय को सृजित कर रहा है, तो वो घर उसकी पूंजी है। अगर किसी के पास कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में जो उसमें मशीनरी उसने लगाई हुई है, उस मशीनरी की मदद से प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो वो मशीनरी उसके लिए क्या है? वो मशीनरी उसके लिए पूंजी है। अब उसके बाद चौथी चीज है इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता। उद्यमिता क्या होता है? उद्यमिता का मतलब होता है कि रिस्क लेने की क्षमता। यह व्यक्ति के स्वभाव और उसके आचरण पर डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने देखा कि यहां पर एक व्यक्ति है, आप देखिए इस एनिमेशन में एक व्यक्ति है, वो बार बार आगे आता है, यानी कि ये सभी जो लोग हैं इनमें इनके साथ ही है वो, लेकिन इसके अंदर अलग क्या है? इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, इसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है। तो ये इस रिस्क लेने की क्षमता इसकी क्या कहलाती है? वो इंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है, उद्यमिता कहलाती है। और इस क्षमता की वजह से इसकी लागत क्या मिलती है? इसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं 4 कारकों से लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में बोलेंगे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, इन्हीं 4 कारकों से उत्पादन होता है। ठीक है, इसके सिवा अन्य कोई कारक नहीं है। जैसे आप पूछोगे कि रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 0 कंसीडर की जाती है, क्योंकि संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो रिसोर्सेज हम प्रकृति से पाते हैं, वो 0 होते हैं। ठीक है, उनमें जब वैल्यू एडिशन शुरू होता है तब ये 4 कारक अपनी भूमिका में आ जाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई कि रॉ मटेरियल की वैल्यू हमेशा इकोनॉमी में 0 मानी जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो उत्पादन या वैल्यू एडिशन होता है उसमें इन्हीं 4 कारकों की भूमिका होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों में जो लागत आती है उस लागत को जोड़कर हम किसी वस्तु की साधन लागत निकालते हैं। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी। हमने जो परिभाषा में देखा था
परिभाषा में हमने क्या देखा था, हमने देखा था एक तो फाइनल गुड्स ये वर्ड आ रहा है, ठीक है, और दूसरा वर्ड आ रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मान है वो उस सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और ये उत्पादन कहां हो रहा है, ये उत्पादन हो रहा है घरेलू क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी से पहले हम समझते हैं कि घरेलू क्षेत्र क्या होता है, वो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं और फाइनल गुड्स क्या हैं, ठीक है। देखिए मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जो अंतिम प्रोडक्ट को, अंतिम उत्पाद बनाने में यूज होती हैं, वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं। एक बड़ा ही प्रचलित और फेमस आपने एग्जाम्पल भी इसका सुना होगा कि आटा एक अंतिम वस्तु भी है और एक मध्यवर्ती वस्तु भी है। कैसे कि आटे को अगर हम डायरेक्ट रोटी बनाकर अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आटा हमारे लिए क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गया। लेकिन अगर आटे को हम किसी फैक्ट्री में भेज रहे हैं और उस आटे से ब्रेड बन रहा है, तो उस ब्रेड के प्रोडक्शन में आटा इस्तेमाल हो रहा है और यहां पर इस फैक्ट्री के लिए आटा क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। इस पेन को बनाने के लिए जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक का ये जो पेन बन गया है ये फाइनल गुड है, लेकिन जो प्लास्टिक इसमें इस्तेमाल हुआ है वो प्लास्टिक क्या है, इस पेन के उत्पादन में मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। तो अब क्या है कि मध्यवर्ती वस्तु किसी भी अर्थव्यवस्था में जो अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पादन है, अंतिम वस्तु है या अंतिम सेवा है, उनका जो मौद्रिक मान है उसको जोड़ा जाता है। अगर हम मध्यवर्ती वस्तुओं का भी अगर मौद्रिक मान अगर हम जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद की गणना में जोड़ने लगेंगे तो यहां पर दोहरा काउंट हो जाएगा। वो कैसे होगा वो फिर अगले लेक्चर्स में हम बताएंगे, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा क्या हो गई कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मान, और ये उत्पादन कहां हो रहा है, घरेलू क्षेत्र में, ठीक है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम समझते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, ठीक है, क्योंकि परिभाषा में क्या है, घरेलू क्षेत्र में उत्पादित। तो डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि घरेलू क्षेत्र क्या होता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि भारत है, तो भारत के घरेलू क्षेत्र में कौन कौन सी जगहें शामिल होंगी उनको देखते हैं, और कौन सी चीजें हैं जिनको हमें हटाना पड़ेगा भारत के घरेलू क्षेत्र से, ठीक है। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा, सबसे पहले शामिल होगा पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है। फिर दूसरा क्या शामिल होगा इसमें, फिर तीसरी चीज है और चौथी चीज है ठीक है। तो हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्री में पहले हम समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द इंडिया, तो हमारे घरेलू क्षेत्र में, भारत के घरेलू क्षेत्र में जो भारत का ये पॉलिटिकल बाउंड्री है ये शामिल होगा। फिर उसके बाद जो एम्बेसीज हैं, मिलिट्री बेसेस हैं भारत के बाहर दूसरे देशों में, ठीक है, उनको भी भारत के घरेलू क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय
इंडियन ओन्ड रिसोर्सेज इंस्ट्रूमेंट्स इन इंटरनेशनल एरियाज। ठीक है, तो जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र हैं, चाहे वो हवाई क्षेत्र हो या जलीय क्षेत्र हो या आर्कटिक क्षेत्र हो, ठीक है, तो वहां पर अगर हमारा कोई हवाई जहाज है या पानी का जहाज है, ठीक है, या फिर कोई अनुसंधान केंद्र है, तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में हमारा जो भारत का जो भी इस तरीके का कोई भी चीज है वो भी हमारे किस में शामिल होगा, वो हमारे घरेलू क्षेत्र में शामिल होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ईईजेड। ईईजेड भी हमारा घरेलू क्षेत्र में शामिल होगा। ईईजेड क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, देखिए जैसे हमारा जो तटीय क्षेत्र है, तो हमारे तटीय क्षेत्र जो हमारा है उसको जो 3 भागों में बांटा गया है। जो 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है उसे हम कहते हैं टेरिटोरियल सी, ठीक है, तटीय समुद्र। फिर उसके बाद जो हमारा 24 नॉटिकल माइल तक का एरिया है उसको हम कहते हैं कॉन्गस जोन, यानी कि सन्निहित क्षेत्र। और उसके बाद जो 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया है वो कहलाता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो भारत के तरफ, दोनों तरफ जितना भी जो सी एरिया है, भारत के जो जितना भी चारों तरफ सी एरिया है, वो सी एरिया, उसमें 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो भी हमारा घरेलू क्षेत्र में शामिल होगा। अब घरेलू क्षेत्र में कौन सी चीजें नहीं शामिल होंगी, तो भारत में जो भी, इसमें से माइनस क्या होगा कि जो भी एम्बेसीज हैं और प्लस मिलिट्री बेसेस, ये जो एम्बेसीज और मिलिट्री बेसेस जो भारत में हैं, जो बाहर के देशों के हैं, वो हमारे घरेलू क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अगर किसी, जैसे कि चाहे वो पॉलिटिकल एम्बेसी हो और चाहे वो जो ज्यादातर मुंबई में स्थित हैं जो कमर्शियल या वाणिज्यिक एम्बेसीज हो। ठीक है, अब मिलिट्री बेस तो हमारे देश में है नहीं, तो मिलिट्री बेस जो है तो मिलिट्री बेस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन जो एम्बेसीज हैं उनको हमारे घरेलू क्षेत्र से हटाना पड़ेगा। अब भारत के मिलिट्री बेस कहां पर हो सकते हैं, अफगानिस्तान में है जैसे, ठीक है, या फिर अफ्रीका के कई सारे देश हैं जहां पर हमारी जो शांति सेना काम कर रही, तो वहां पर जो हमारे मिलिट्री बेसेस हैं उनको हम अपने घरेलू क्षेत्र में शामिल करेंगे। ठीक है, तो हमारा घरेलू क्षेत्र क्या हो गया, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर भारत के जो एम्बेसीज हैं या मिलिट्री बेसेस हैं जो आउटसाइड इंडिया हैं वो हमारे घरेलू क्षेत्र में शामिल हैं। जो इंडियन ओन्ड रिसोर्सेज या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल एरियाज में, इंटरनेशनल चाहे वो वाटर एरिया हो, चाहे वो इंटरनेशनल एयर एरिया हो, या फिर कोई आपका आर्कटिक का क्षेत्र हो, तो जो भी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र इस तरीके के हैं, तो वहां पर जो भी हमारा भारत के स्वामित्व वाले जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी हम अपने घरेलू क्षेत्र में शामिल करेंगे। और उसके बाद जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसमें 200 नॉटिकल माइल तक का हमारी जो सतह से, हमारे इस तट से 200 नॉटिकल माइल तक का जो भी हमारा समुद्री एरिया है वो भी हमारे घरेलू क्षेत्र में शामिल होगा। और हमारे घरेलू क्षेत्र में क्या नहीं शामिल होंगे, भारत में जो भी एम्बेसीज हैं चाहे वो पॉलिटिकल हो या कमर्शियल हो, वो सारी एम्बेसीज हमारे घरेलू क्षेत्र में शामिल नहीं होंगी, उनको हम घरेलू क्षेत्र से हटा देंगे। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या समझ लिया, मध्यवर्ती वस्तुएं समझ ली और डोमेस्टिक टेरिटरी समझ ली। ठीक है, तो अब आपको जो सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके घरेलू क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो आपको यहां पर अंतिम वस्तु और सेवाओं का वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है उसकी समझ हो गई। फिर उसके बाद घरेलू क्षेत्र वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसकी समझ हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं जीएनपी। अब जीएनपी की परिभाषा के लिए हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जीएनपी की परिभाषा के लिए हमें जानना पड़ेगा एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जीएनपी की परिभाषा क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश के निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को सकल राष्ट्रीय आय या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब जीडीपी की हम परिभाषा देख रहे हैं तो जीडीपी की परिभाषा में जो फोकस है वो किस पर है, डोमेस्टिक टेरिटरी पर, यानी कि यह कैसा है, क्षेत्र स्पेसिफिक है, क्षेत्र का महत्व है। ठीक है, और जो जीएनपी की परिभाषा है
जीएनपी की परिभाषा में किसका महत्व है? रेजिडेंट्स, यानी कि लोगों का। यहां पर क्षेत्र का महत्व नहीं है, ठीक है। तो किसी भी देश के निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को उस देश की सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। अब निवासी कौन होते हैं? निवासियों की परिभाषा यह है कि जिनके भी आर्थिक हित जिस देश से जुड़े होते हैं वे सारे लोग उस देश के निवासी माने जाते हैं, ठीक है, वो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, ठीक है। तो निवासी समझ में आया आपको? कि जैसे मान लीजिए कि भारत है, तो भारत में जो भारतीय हैं वो सिर्फ यहीं थोड़ी ना रह रहे हैं। जो भारतीय हैं वो सिर्फ इसी एरिया में नहीं रह रहे हैं, भारतीय हैं जो बाहर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, यहां भी काम कर रहे हैं, यहां भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में भारतीय फैले हुए हैं। अगर इनके आर्थिक हित वो भारत से जुड़े हुए हैं, वो भारत में टैक्स पेयर हैं, तो वो क्या माने जाएंगे? भारत के निवासी माने जाएंगे। तो किसी भी देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इस चीज को समझते हैं कि सकल राष्ट्रीय आय क्या हुआ। कि भाई देखिए, कुछ निवासी तो भारत के यहां पर रह रहे हैं, जो भारत में ही है, और कुछ निवासी यहां पर रह रहे हैं, यहां पर रह रहे हैं, और यहां पर भी उत्पादन की गतिविधियों में या वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल हैं और आय को सृजित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जो इनको आय मिल रही है, ये आय और भारतीयों द्वारा जो अपने देश में जो आय सृजित की जा रही है, इनका टोटल हमारा जो है ना सकल राष्ट्रीय आय उत्पाद कहलाता है, ठीक है। अब कैसे? हमारा क्या कह रहा है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए, जब हम जीडीपी की बात कर रहे थे, तो जब उसमें जब हम जीडीपी की बात कर रहे थे तो उसमें एक क्षेत्र की बात कर रहे थे, और ये क्षेत्र अगर भारत है तो यहां पर चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, जो भी उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस उत्पादन का मौद्रिक मान हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। वो जरूरी नहीं कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो केवल भारतीयों का उत्पादन ही हम काउंट करेंगे, ये क्षेत्र स्पेसिफिक है। तो भारत में चाहे फॉरेनर उत्पादन कर रहे हो या भारतीय उत्पादन कर रहे हो, वो भारत के अगर घरेलू क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है तो उसका मौद्रिक मान सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम जीएनपी में देख रहे हैं तो क्या कह रहा है कि एक देश के लोगों द्वारा, यानी कि इसमें जो फॉरेनर्स हैं इनको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? तो जब हमने सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो हम इस चीज को समझते हैं कि घरेलू क्षेत्र में जो भी उत्पादन हो रहा है वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है। लेकिन जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो हम इस चीज पे एम्फेसाइज करते हैं कि जो उस देश के लोगों द्वारा जो उत्पादन किया गया है, वो चाहे दुनिया में कहीं भी किया गया हो, जो आय सृजित की गई है, वो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं इनके बीच में संबंध क्या है। अब हम समझते हैं कि रिलेशन क्या है। जो हमारा पहला पॉइंट तो हमने समझ लिया। पहला पॉइंट जो हमारा था वो था कि हमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन समझना था। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो हमने समझ लिया, और जो दूसरा पॉइंट हमें समझना था रिलेशन बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि माना ये हमारा भारत देश है और यहां पर भारतीयों द्वारा, जो इंडियंस द्वारा जो इनकम जनरेट की जा रही, जो आय सृजित की जा रही है, वो मान लेते हैं ए है, ठीक है। अब भारतीय पूरी दुनिया में फैले हुए हैं,
तो भारतीयों द्वारा जो पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में जो इनकम टोटल ओवरऑल जनरेट की जा रही है वो हम मान लेते हैं भारतीयों द्वारा वो है बी। ठीक है, अब जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी हैं, वो भारत में जो अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी इनकम हम मान लेते हैं कि उन्होंने जो आय सृजित की है वो सृजित की है सी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो हमने तीन चीजें मानी है। पहली कि जो भारत में इंडियंस ने इनकम जनरेट की है वो माना ए, फिर इंडियंस ने, भारतीयों ने जो आउटसाइड, भारत से बाहर जो इनकम जनरेट की है वो माना बी, और जो विदेशी हैं फॉरेनर्स, उन्होंने जो भारत में इनकम जनरेट की है वो माना सी। ठीक है, तो अब रिलेशन जीडीपी और जीएनपी में समझते हैं। जीएनपी बराबर क्या होगा, जीडीपी। ठीक है, अब जीएनपी में क्या है, जीएनपी में क्या शामिल है कि जो भारतीय केवल जो उत्पादन कर रहे हैं केवल वो शामिल है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीएनपी यानी कि ए प्लस बी। ठीक है, अब जीडीपी में क्या शामिल है कि भारत में ही फॉरेनर्स जो भारत में उत्पादन कर रहे हैं और जो भारतीय भारत के घरेलू क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं, तो यहां पर कौन हो गया, ए और सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। ठीक है, अब अगर हम जीएनपी बराबर जीडीपी को ले रहे हैं तो हमें यहां पर जीएनपी के तहत जो है ना फॉरेनर्स को आउट करना पड़ेगा और इंडियंस को जो आउटसाइड वो अर्निंग कर रहे हैं उनको हमें इन करना पड़ेगा। तो यहां पर हम जो इंडियंस आउटसाइड अर्न कर रहे हैं वो क्या अर्न करना है, बी, तो हमें बी को जोड़ना होगा, और जो फॉरेनर्स हैं इंडिया से जो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उनको हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने घटा दिया। अब देखिए हमारा ये क्या हो गया, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो तो सी और सी कट जाएगा। ठीक है, तो आपका बचा क्या, ए प्लस बी, यानी कि जीएनपी बचा या नहीं बचा। ठीक है, तो जी अब लेकिन इनके बीच में रिलेशन क्या है, अब बी माइनस सी को गौर से देखिए, तो बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ, बी क्या है, बी क्या है आपका, भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय। यही हमने माना है ना कि आउटसाइड, बी हमने क्या माना है कि आउटसाइड उन्होंने क्या आय अर्जित की है। ठीक है, अब उसके बाद सी क्या माना है हमने, विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय। यही चीज हमने माना है सी। ठीक है, अब अगर बी में से सी घटा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि भारतीयों द्वारा विदेश से अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय, और इनका अंतर क्या कहलाता है, इनका अंतर आपको अगर कल वाला लेक्चर आपने देखा हो तो आपको याद होगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो इस यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि आगे हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो क्या रिलेशन हो गया, जीडीपी और जीएनपी में जो डिफरेंस क्रिएट करता है या दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, कौन करता है, NFIA। ये हमने कल भी पढ़ा था और आज हमने इस तरीके से मानकर इसको प्रूव करके भी देख लिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और जीडीपी और जीएनपी में क्या रिलेशन है, घरेलू क्षेत्र क्या होता है, जीएनपी की परिभाषा क्या है, जीडीपी की परिभाषा क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, तो ये सारी चीजें आज आपको समझ में आ गई होंगी। फिर अगले लेक्चर में फिर हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे
और हम जो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो संकल्पनाएं हम उसको आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ तब तक बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।